हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। हम इस वीडियो में देख रहे हैं ये कलाम के द्वारा लिया हुआ माइनर टेस्ट नंबर सेकंड है, जो आपके लेवल फर्स्ट से संबंधित है। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं हम वही देखेंगे। ये 18 तारीख को लिया गया था। तो इसमें देख लीजिए संभावित आंसर क्या हो सकते हैं, आप खुद से भी सॉल्व करते जाना, ठीक है। तो हम देखो जीके से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम करेंगे डायरेक्टली। आप आज जो आसान क्वेश्चन है उनसे स्टार्ट करेंगे। तो हम करेंगे 23 नंबर पेज से। यहाँ से साइकोलॉजी स्टार्ट होती है, 10 क्वेश्चन आते हैं, आपको मालूम होगा, यानी 20 नंबर की आती है साइकोलॉजी। तो इससे स्टार्ट कर रहे हैं। आपको मालूम होगा माइनर टेस्ट नंबर सेकंड में वृद्धि एवं विकास चैप्टर दे रखा था, तो उन्हीं से क्वेश्चन शुरुआत हुई है। देखिए 91 नंबर ये कह रहा है कि वृद्धि और विकास के संबंध में असत्य कथन बताइएगा। आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखिएगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्या रखिएगा, हमें असत्य बताना था। तो देखो विकास होता है ना, ये विकास है तो इसके अंडर में आती है वृद्धि। और ये चीज़ ध्यान रखना, इससे आसानी होगी आपकी क्वेश्चन सॉल्व करने में। ये कह रहा है वृद्धि एक निश्चित आयु पर समाप्त हो जाती है, ये बात सही है। विकास मरने तक जारी रहता है, यानी जीवन पर्यंत चलता रहता है, तो ये भी बात सही है। वृद्धि हमेशा विकास को प्रभावित करती है, ये वाला स्टेटमेंट है ना। ये RPSC होती है ना, जो 11-12 वाले टीचर, यानी 11-12 वाले जो भी स्टूडेंट होते हैं, उन्हें जो शिक्षक पढ़ाते हैं, उसी के एग्जाम में ये पूछा था। ये फर्स्ट ग्रेड में, RPSC फर्स्ट ग्रेड में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि वृद्धि हमेशा विकास को प्रभावित करती है। वही स्टेटमेंट यहाँ पर डाल दिया है, तो ये बात सही है। यानी ये 3 सही है, तो फिर चौथा नंबर गलत हो जाएगा। यानी विकास हमेशा ही वृद्धि को प्रभावित करता है, ऐसा नहीं है कि विकास के अंडर में ही आती है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 है, कह सकते हैं गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा 92 है कि सत्य कथन बताइएगा इसमें से। जैसे विकास वृद्धि का एक भाग है, विकास है वो वृद्धि का एक भाग है, ये पूछा है। अगर आप ध्यान से देखें इसे, तो ऐसा तो है नहीं, क्योंकि विकास के अंदर वृद्धि आती है, तो ये तो गलत हो जाएगा। बाकी वृद्धि विकास का एक भाग होती है, ये बात सही है, क्योंकि वृद्धि है वो विकास का एक भाग है। मान लीजिए विकास पूरा है तो इसमें वृद्धि है, तो कुछ तो भाग है इसका। बाकी वृद्धि के अभाव में विकास दिखाई देता है, वृद्धि के अभाव में विकास दिखाई देता है, वृद्धि के अभाव में विकास दिखाई देता है, सही है। क्योंकि विकास है जीवन पर्यंत चलता रहता है, और जो इंटरनली होता है वृद्धि में, तो बहुत सारी चीज़ें आपको हम मतलब सामने से देख सकते हैं, लेकिन विकास में नहीं देख सकते। तो निश्चित तौर से हम ये कहेंगे कि वृद्धि के अभाव में विकास दिखाई दे सकता है, तो ये बात सही है। बाकी है विकास के अभाव में वृद्धि दिखाई दे सकती है, ऐसा कहना गलत होगा। यानी हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे, 2 और 3 कथन सत्य, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, एक विकास के फलस्वरूप नवीन विशेषता या नवीन विशेषता और नवीन योग्यता दिखाई देती है, यह कथन किससे संबंधित है? जब भी नवीन विशेषता नवीन योग्यता की बात आए तो वहाँ पर श्रीमती हरलॉक से संबंधित है, ये ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, इसमें पूछ रहा है, हालांकि इसे आपको से पढ़ लेना, ठीक है। देखो ये कह रहा है क्लिनिक में उपस्थित कुछ माता पिता जो इसलिए परेशान थे कि कुछ बच्चों के घुटने के बल ही चल रहे थे, पैरों पर नहीं चल पा रहे थे। यानी देखो कुछ के बच्चे घुटनों के बल ही चल रहे थे, पैरों पर नहीं चल पा रहे थे, वही कुछ बच्चे घुटनों के बल नहीं चल पा रहे थे। इसका मतलब समझ रहे हो, ये केवल यहाँ तक है ना, ये बात है, ये व्यक्तिगत भिन्नता से संबंधित है। बच्चे में विकास के बारे में ये कहते हैं कि क्या चीज़ डिफरेंट होती है एक दूसरे से बच्चों में, तो वो होती है व्यक्तिगत भिन्नता की दर, या ऐसे कह सकते हैं विकास की दर। तो यहाँ पे कोई बच्चा तो जल्दी घुटनों के बल चल पाता है, कोई नहीं चल पाता है, तो ये तो हो जाएगी व्यक्तिगत भिन्नता की एक विशेषता। बाकी ये कह रहा है कि उन्हें देख कर है पीडियाट्रिशियन ने कहा कि आप चिंता ना करें, हर बच्चा है पहले सिर का नियंत्रण करता है। जब भी सिर और पैर की बात आ जाए वहाँ पे फिर हम टर्म यूज करते हैं इंग्लिश में सेफेलोकॉर्डर, ठीक है। फिर गर्दन घुटनों पर चलता है, अंत में चलना सीखता है। भले ही समय ज़्यादा लगे, पर यह नॉर्मल प्रोसेस है। ये घटना के सिद्धांत से स्पष्ट की जा सकती है। मैंने बता दिया, यहाँ तो सेफेलोकॉर्डर टर्म यूज की गई, यहाँ पे आपकी व्यक्तिगत भिन्नता। अब ये वाले 2 ऑप्शन जिसमें दिखाई दे रहे हैं वही हो जाएगा। अब देखो एक तो इसमें दिखाई दे रही है शुरुआत में व्यक्तिगत भिन्नता, एक सेफेलोकॉर्डर, बाकी समान प्रतिमान का मतलब ये है। अब देखो समान प्रतिमान मैंने छोड़ दिया है, हालांकि देखो ये है ना, ये वाला कि अंत में चलना सीखता है, भले ही समय कम ज़्यादा लगे, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। यानी ये समानता की बात कर रहा है कि बच्चा चलेगा ही निश्चित तौर से। ये घटना किस सिद्धांत में स्पष्ट होती है, ये वाला है, ये समान प्रतिमान का नियम। एक्चुअली में हो क्या रहा है कि ये क्वेश्चन सभी पूछे हुए हैं रीट में, चाहे वो प्री हो, मेन से तो एक ही बार हुई है, प्री में बहुत सारे पूछ लिए हैं, तो इस वजह से है, ठीक है। और फिर जरूरी नहीं है कि वो 3rd ग्रेड में ही आए रीट में, आप जानते हो 2nd ग्रेड होती है, PTI होती है, महिला पर्यवेक्षक होती है, 1st ग्रेड होती है, प्रोफेसर में तो नहीं होती, पर 1st ग्रेड में आते हैं साइकोलॉजी के क्वेश्चन। तो रैंडमली है, कोई भी कहीं से बना देता है। पर ये पुराने क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो रीट में भी पूछे हुए सभी क्वेश्चन आइए। क्वेश्चन नंबर 95 देखिएगा, ये कह रहा है कि राहुल को पहले मम्मी रोटी के निवाले तोड़कर थाली में देती थी, जिन्हें वो सब्जी में लगाकर खा लेता था।
अब वह रोटी तोड़ने भी लग गया है और निवाला बनाकर भी खाने लगा है। ये प्रगति क्या है? यानी प्रगति का मतलब ये जो प्रोसेस है जो बच्चे की, पहले उसकी माँ खिला रही थी टुकड़ों के थ्रू, वो बच्चा खाता था और खुद से खा रहा है, सिंपल सा है। हम ये कहेंगे कहीं ना कहीं ये समावेशी है, यानी इंटीग्रेशन, यानी हिंदी में क्या दे रखा है यहाँ पे, तो कुछ नहीं दे रखा, इंटीग्रेशन दे रखा है। एक तरह से ये है कि एक तरह पूरे शरीर का एक साथ में विकास होना, वही इंटीग्रेशन के अंडर में आते हैं। ठीक है, सेपेल यूनिफॉर्म पैटर्न का मतलब ये है कि बच्चा जन्म लेगा और उसकी पूर्व बाल्यावस्था हुई, बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व किशोरावस्था, किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था, जैसे युवा या एडल्ट कुछ भी कहिए, फिर वृद्ध होगा, फिर लास्ट में लुढ़क जाएगा। तो ये यूनिफॉर्म पैटर्न है, यानी ये समांतर चलेगा, ये कहीं पर भी लागू होता है और प्रेडिक्टेबल होता है। ये बच्चा भविष्य क्या बन सकता है इसकी भविष्यवाणी करना ही ये प्रेडिक्टेबल होता है। ठीक है, तो ओवरऑल मैंने सभी समझा दी। इंटीग्रेशन का मतलब सभी चीज़ों का एक साथ विकास होना, ये समझो सिंपल है, कि यही होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाएगा, परिपक्वता और अधिगम का विकास के संबंध में देखते हुए किस गणितीय मॉडल से इसे समझ सकते हैं। और देखो समझना कुछ नहीं है, जब भी मैच्योरिटी की बात हो, अधिगम की बात हो, यानी जो मैच्योरिटी परिपक्वता बोलते हैं ना, तो मैच्योरिटी की बात हो, साथ ही साथ मैच्योरिटी के साथ में अधिगम यानी लर्निंग की बात हो। ठीक है, यानी लर्निंग, तो इसे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, लर्निंग मैंने शॉर्ट में लिखा है। ठीक है, लर्निंग। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये गुणा की बात कर रहा है। और फिर एक चीज़ और है, जब भी आप ये पढ़ेंगे वृद्धि और विकास, तो ये भी आपके वृद्धि और विकास भी गुणात्मक होते हैं एक दूसरे के। नहीं सॉरी, माफ़ी चाहूँगा, विकास और पर्यावरण आता है। हाँ, ये मैं गलत बोल दिया था, वो वाला वृद्धि और विकास गुणात्मक होते हैं, लेकिन क्वेश्चन बने मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इसे देखिए, विकास और वातावरण ये आपके कह सकते हैं गुणात्मक होते हैं। एक तो ये होते हैं परिपक्वता, अधिगम, और दूसरा होता है विकास और वातावरण। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो दोनों का एक ही आंसर होगा, गुणात्मक होते हैं दोनों। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, एक उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, ये सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हालांकि फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा हो तो मालूम नहीं, लेकिन मैंने ये देखा था सीटेट में क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिएगा, ये कह रहा उत्तर बाल्यावस्था का मतलब होता है बाल्यावस्था के बाद की अवस्था। अब देखते चलिएगा, देखो पहली बात तो क्या है उत्तर बाल्यावस्था की, पहले खेलने की आयु होती है ना, इसे बोलते हैं प्ले एज। आप भी जानते होंगे प्ले एज होती है, ये उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता होती है। तीव्र कामुकता यानी जो सेक्सुअलिटी यानी इंटेंस सेक्सुअलिटी बोलते हैं, तो ये बहुत पाई जाती है। बाकी संग्रह यानी किसी चीज़ का कलेक्शन करना, चाहे वो किसी भी प्रकार की चीज़ हो, और निर्देश घूमना, यही विशेषता हो जाएगी। औरों की बात करें तो देखिएगा, और की बात करें जैसे ये संग्रहण है, ये आपकी उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता थी। और ये उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता तो नहीं होगी, ये होगी बाल्यावस्था की विशेषता। और कोई है, वो तो कोई ऐसी है नहीं इसके, यानी ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। यानी मैंने ये ढूंढ के बताया था कि इससे संबंधित ये भी अवस्थाएं होती है, यानी विशेषता होती है ना कि। नेक्स्ट देखिएगा, आसक्ति का विकास होता है। आसक्ति यहाँ पे इंग्लिश देखिए क्या है, अटैचमेंट का मतलब होता है, ये सेक्स अवस्था से संबंधित होती है। बच्चे में तभी से अटैचमेंट आने लग जाता है, किसके, माँ के प्रति। चलो नेक्स्ट देखिएगा, पूर्व बाल्यावस्था की नहीं है, तैयारी की अवस्था होती है, प्रश्न पूछने की अवस्था होती है, समूह पूर्व की अवस्था होती है, लेकिन स्कूल जाने की अवस्था नहीं होती है, प्री स्कूल एज बोलते हैं। इंग्लिश देखिए, इसमें क्या दे रखी है, इसमें दे रखी है स्कूल गोइंग स्टेज, तो स्कूल गोइंग स्टेज नहीं होती, प्री स्कूल एज होती है, तो इस वजह से 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। दांत का निकलने की औसत आयु कितनी होती है, तो वो औसत आयु का मतलब 6 से 8 महीने के मध्य, यानी ऐसे कह सकते हैं, यानी करीबन 70 दिन से लेकर 100 के मध्य में, दिनों के मध्य में बच्चे में दांत आने स्टार्ट हो जाते हैं। बाकी है ये कह रहे 6 साल की नंदिनी अब पेंसिल से छोटे छोटे अक्षर एक सीधी पंक्ति में लिख सकती है और मार्जिन के अंदर पैराग्राफ को पूरा रख सकती है। ये किसका उदाहरण है? अगर आप देखें, देखो जब भी चीज़ लिखने की बात हो, ठीक है, जो जूते होते हैं उनसे लेस बांधने की बात हो, कोई पेंटिंग करने की बात हो, ठीक है, और या कोई सुई के थ्रू आप कोई कार्य कर रहे हैं, यानी सिंपल सा लॉजिक है, शरीर का कोई एक विशेषण काम करे तो उसमें हमेशा ही स्थूल नहीं, सूक्ष्म कौशल आता है, जिसे यहाँ पे फाइन मोटर बोलते हो। एक होती है ग्रॉस, इसके 3-4 ही एग्जाम्पल है, बस यही एग्जाम में आते हैं। ग्रॉस के आते हैं, एक तो आता है दौड़ना, ठीक है, एक है भागना। आप कहोगे ये दोनों ही बात सही है, भागना दौड़ना एक ही बात है, लेकिन शब्द पर्यायवाची पूछे जाते हैं। दौड़ना, भागना, चढ़ना किस पर, सीढ़ियों पर, और तैरना। यानी ओवरऑल देखा जाए तो इसका एक ही सेंस निकलता है कि हमारे शरीर की ज़्यादा मसल्स काम करें,
यानी हर एक अंग मतलब पूरा शरीर काम करे, ऐसे है मोस्टली। जैसे दौड़ने में पूरा शरीर का संतुलन होना चाहिए और उसमें सभी मसल्स काम करते हैं दौड़ने में, ठीक है। माइंड भी करेगा, आपके मसल्स भी करेंगे, पैर भी करेंगे, हाथ भी करेंगे, साथ में सांस लेने में फेफड़े वगैरह, यानी ओवरऑल सभी अंग काम करते हैं। तो वो तो हो जाएगा स्थूल मोटर कौशल। सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल वो होते हैं जिनमें कोई विशेष एक अंग काम करे, जैसे हाथ हो गया, उंगली हो गई, आँख हो गई, या कोई अन्य चीज़ें होंगी, आप उससे हो सकते हैं। तो इस प्रकार चाहे वो छोटे छोटे अक्षर लिखे पंक्ति में, चाहे वो मार्जिन के थ्रू अंदर पैराग्राफ पूरा ही लिख दे, कुछ भी कर दे, आएगा वो सूक्ष्म कौशल में, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अक्कू का फेरो, सॉस चॉकलेट देखते ही तुरंत खाने का मन हो गया। तो ये किस मूल प्रवृत्ति की और उदाहरण है? तो ये स्वाद की बात है, तभी तो उसके मुंह में पानी आ गया। नेक्स्ट देखिएगा, बाल्यावस्था अनोखा काल है। तो ये आपकी संवेगात्मक अवस्था से संबंधित हो जाएगा। शायद कॉल एवं बुरुष ने बोला था, ये बात है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, समाजीकरण प्रारंभ होता है परिवार से। ईर्ष्या विकसित होती है 1.5 वर्ष में। ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 106। आप इसे इस प्रकार कर सकते हैं, कैसे? पहली बात तो ये है कि जो मिश्र बिंदु रखी हैं इन्हें पहले तो सिंपल बिंदु में चेंज कीजिएगा, तभी बन पाएगा ये क्वेश्चन। तो ये काम करें, इन्हें देख ले यहीं पे करके, देखो 4 1 4 4 1 5/4, और ये तीसरी संख्या ऊपर बन जाएगी तो ऊपर हो जाएगी 4/5। ये टाटा तो ये हो गया प्लस 1/। अब ये दे रखा है, तो अब एक काम कीजिए, इसे साधारण बिंदु में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगी 6 1 6, वो 6 18, तो 20/3। तो 20/3 नीचे हो जाएगी, तो नीचे तीसरी संख्या ऊपर बन जाएगी तो ये हो जाएगी 20। समझ रहे हो ना, 3/20। बाकी ये 1/- (1/x) है, तो 1/x है ना, इसका एक तरीका ये है, ये 20 है, ठीक है। ये है ना (1/x), इसे आप इधर के साथ ले जाइए तो प्लस में हो जाएगी 5 होने के बाद। और जो 11/12 है इसे इधर ले आइए, तो फिर ये 11/12 ये वाली संख्या हो जाएगी माइनस में, क्योंकि इधर पॉजिटिव इधर आएगी तो नेगेटिव। अब 1/10 अब ये दे रखे हैं, तो इसे आप काट दीजिएगा। अब ये एक समीकरण बनेगा डायरेक्ट। अब एक काम कीजिएगा, क्या कीजिएगा, यहाँ पे 1/x रख लीजिएगा। अब इसका एलसीएम ले लीजिएगा इन सभी का, तो एलसीएम निकल के आएगा लगभग 60 आ जाएगा। अब 60 में 5 का भाग दीजिएगा और 4 से गुणा कीजिए। इसी प्रकार 60 में 20 का भाग दीजिएगा और 3 से गुणा कीजिएगा। ऐसे करने पर आपको 66 - 55 और 1/x आएगा। तो इसका घटाएंगे तो 8/60 आएगा और 1/x आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x बराबर हो जाएगा 60, और आप काट लीजिएगा इसे 4 से, 4 दूनी 8, 4 1 4 और 4 5 20। हम ये कहेंगे x बराबर आएगा 15/2, और 15/2 कोई ऑप्शन है 3 है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिएगा, देखिएगा इसमें क्या पूछा है कि देखिएगा इसे सॉल्व करने का एक आसान तरीका ये होता है, आप भी जानते होंगे। पहले है कोष्टक में जो चीज़ें होती है ना उन्हें सॉल्व करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जैसे 13 दूनी 26, 26 और 8 कितने होते हैं? 26 और 8 34 होते हैं। तो ये कितना होगी डाटा, इसे ख़त्म कीजिएगा, इसके जगह पे लिखिएगा और लिखिएगा, इसी के ऊपर लिख देते हैं, 1 सेकंड रुकिए, आसानी होगी। ये हो जाएगी 34/13, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखिएगा, ये प्लस में, इसमें से घटाएंगे तो 2, और 2 प्लस कितनी होगी 34/13, 13 दूनी 26 और 34, 60/13। अब यहाँ पे आ जाइएगा, ये भाग का चिन्ह है, इसमें से 8 में से 5 जाएगी तो कितनी बचेगी 3, ये भाग का चिन्ह है, और इधर 60/13। अब एक काम कीजिएगा, 3 में हमें 60/13 का भाग देना है, 13 जाएगी ऊपर। तो अब देख लीजिएगा 3 से काटेंगे ये 20, 13/20 बची, यानी लास्ट में हमें क्या मिला 13/20, और 13/20 देख लीजिए किसमें, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अब ये और भी आसान है, कुछ नहीं करना है। 800 में आप 64 का भाग दीजिएगा, 1296 में 36 का भाग दीजिएगा, तो ये आएगा 12.5 × 36। आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका ये 450 आएगा। इसमें किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, आप इसे करेंगे थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं होना है। देखो एक्चुअली होता कहीं जो लगे रहते हैं ना डंडे से, सिंपल सा मैं ये समझा रहा हूँ, इसे कहते क्या है उसे छोड़िए। ये डंडे से लग जाते हैं, इसका मतलब है चाहे कोई माइनस की चीज़ हो वो आपको प्लस में ही रखनी है, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। अब देखिएगा ऊपर के सॉल्यूशन कर रहे हैं, पहले मैंने बताया था कोष्टक की चीज़ें सॉल्व की जाती है पहले, क्योंकि बोर्ड मास बोलते हैं ना, बोर्ड मास, इसका मतलब होता है पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ मतलब काकी के, फिर डिवीजन मतलब भाग, फिर मल्टीपल मतलब गुणा, ए का मतलब जोड़ना, और सबस्ट्रैक्ट मतलब घटाना, फिर जो भी है, ठीक है। अब देख लीजिए हम कोष्टक ही खोलेंगे, जैसे कि इसमें से 3 में से माइनस के में से 2 प्लस है हो रहे हैं, तो इसका मतलब -1 बची। और बाद देखिएगा 5 माइनस, अब ये 1 है, और ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये 6 हो जाएगी। और 6 को 8 में से घटाएंगे तो कितनी बची 2। अब ध्यान रखिएगा, ये गलती तो नहीं कर दी, 1 सेकंड रुकिएगा, गलती कर दी हमने, कोई दिक्कत नहीं है। ये कह रहा है कि ठीक है ये कोष्टक में, तो हमने ये क्या किया कि -3 है और ये प्लस की है, तो माइनस की 1 बची, और माइनस की 1 और ये
माइनस की 1, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके ना ये प्लस हो जाएगा, तो यानी ये कह सकते हैं ये 5 + 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार है ये 6 हो जाएगा, ठीक है 6। अब देखिएगा ये जो 6 निकल के आया ना, अब ये बचा क्या था, मैंने एक तो ये क्या कि घसम कर दिया है सब कुछ, मैं करके बता देता हूँ, देखो अब देखते चलना, ठीक है आसान है क्वेश्चन तो ये, ठीक है बस समझने की थोड़ी सी ज़रूरत है। अब देखो ये 8 थी, माइनस 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 कोष्टक 5 माइनस कोष्टक -3 + 2 कोष्टक फिर बड़ा कोष्टक फिर भाग फिर 2। अब बट्टी में क्या रखा है उसे बाद में देखेंगे, पहले से ही सॉल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया कि 3 में से माइनस में से प्लस की 2, यानी आप कैसे भी कर लीजिएगा, या तो प्लस की 2 में -3 जोड़ लीजिएगा या -3 में कुछ भी करिएगा, -1 बचेगी, ठीक है। और कोष्टक के बाहर कैसा चिन्ह है माइनस, ये दोनों क्रॉस कह सकते हैं, क्रॉस क्या बोले मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस गुणा होने के बाद, तो ये प्लस की हो गई, तो ये प्लस की होगी तो इसका मतलब होगा 5 होएगी जी 6 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो केवल एक ही बची थी, इसे ख़त्म कीजिएगा। अब ये डाटा ये बचा था, यानी ये प्लस की है तो इसके आगे प्लस लगाना जरूरी नहीं होता है, तो 1 बची थी और बाकी 5 + 1 यानी ये हो जाएगा 6। अब देखिएगा 8 माइनस कोष्टक में, और ये कोष्टक बंद, इसके पीछे लगा था भाग। हमेशा ध्यान रखना कोष्टक होने के बाद एक कहाँ पर मेरा बोर्ड बाद लगा था या तो काकी क्यों या फिर डिवीजन होता है, जैसे डिवीजन दे रखा है, तो हम 6 में 3 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 3 बार। अब 8 में से फिर 3 घटाएंगे तो बचेगी कितनी 5। अब ध्यान रखना हमने पहला जो ऊपर का है इसमें से घटा सब कुछ करने के बाद 5 बचा, नीचे आइएगा, अगर 5 में से 3 जाएंगे तो 2 बचेंगे माइनस। अब ये ध्यान रखना यहाँ पर माइनस की जो जैसे 5 प्लस के हैं माइनस के 8 हैं, अगर घटाएंगे तो माइनस के 3 आने चाहिए। मैंने क्या होता है ये बाहर से लग यानी कोष्टक लगाया, इसका मतलब पॉजिटिव ही लेना है, तो प्लस के 3 है, ये +3 है और फिर भागित 3 है, तो आप है इसका भाग दीजिएगा, तो 3 × 3 यानी 1 बार गया, 2 - 1 यानी 1 बचा। ओवरऑल हम कहेंगे नीचे कैसे निकल के आया 1, ऊपर कैसे आया 5, तो इस प्रकार इसका 5 नंबर 5 यानी 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये हमने करके दिखा था, शायद इसका -25/4 आया था या 4/25 आया था हमारे अनुसार, ठीक है। तो आप देख लेना अपने हिसाब से करके, मैंने 2 बार किया, नहीं आया तो फिर मैंने छोड़ दिया। अब देखिएगा ये कुछ इस प्रकार होगा AQ + BQ, ठीक है, और नीचे हो रहा है कुछ देखें तो A², ठीक है, A² - AB + B²। अगर हम इसे खोलेंगे तो क्या होगा A + B, अब ये हो जाएगा A² - AB + B² है, और ये प्लस है तो ये भी प्लस आएगा, तो इसे काटिएगा, A + B बचा है, तो यानी इसे और आप डायरेक्टली इसे जोड़ लीजिएगा, जैसे 1.81 + 1.51 जोड़िएगा 2, 1.81 और 1.19 है, सॉरी 1.91 कर दीजिए 19 है, तो आप जोड़ेंगे तो 10 की 0 और यहाँ 9 1 10 0 हाँ 16 1 और 2 1 3, यानी आप 3 पे जाइएगा, ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। कुछ नहीं किया है, जो ये होता है ना फॉर्मूला या कह सकते सर्वसमीका होती है, इसे खोल के और जो नीचे बन रही थी उसका इसमें भाग दे दिया, तो इसे काट दिया, बचा था A + B, तो फिर हमने क्या किया, तो जो भी 1 + 81 है और ये प्लस कर दिया था 1.9 को, तो इस प्रकार ये 3 आ गया। अब इस क्वेश्चन को देख लेना, ठीक है, हालांकि ये ज़्यादा बड़ी बात नहीं करना, इसका राइट आंसर निकल के आएगा, मेरे अनुसार तो इसका 7 आया था, आप अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। अब करना कैसे है, जैसे कोष्टक के बारे माइनस लगाए तो यानी पूरे कोष्टक में लगाए, तो आप ऐसे बट्टी में रख लीजिएगा 3 - 4 3 - 4 और -1 और कोष्टक, यानी ये पॉजिटिव हो गया। अब इसे सॉल्यूशन करेंगे तो ये 7 ही निकल के आएगा, क्योंकि फिर दे रखा है माइनस, और कोई भी चीज़ें अगर बट्टे माइनस होती है ऊपर पहुँचाएंगे तो वो 7 ही आएगा फिर, वो आप अपने हिसाब से देख लेना करके, ठीक है। एक ये छोड़ दिया है मैंने, ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिएगा। आइए क्रम भिन्नों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा, यानी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो आप ये काम कीजिए, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो उससे आसानी होती है पहचानने में, या फिर आप मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, या फिर आपने इनमें 0 लगा के और भाग दे के देख लीजिएगा, जो सही होगा वो सही है। तो हम इसमें बात करें तो देखिएगा, जैसे जो 11/13 है ये 1 नंबर पर क्यों सबसे बड़ी है, दूसरे पे आएगी 7/9, तीसरे पे आएगी 3/5, इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप देख सकते थे 3/5 है, इसका गुणा करते 7/9 से। अब इसमें देखिए बड़ी संख्या कौन सी है, 9 × 27 होता है और ये होता है 35, क्यों 7/35, तो इसका मतलब ये वाली बड़ी संख्या है, तो इसका मतलब 7/9 बड़ी है किससे, 7/9 बड़ी है किससे
आपकी 3/5 से। अब बची है 7/9, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, आप करेंगे 11/13 से, तो 11 9 99 हो जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 21, 2 7 और 2 9 91, यानी आप कह सकते हैं 99 बड़ी, तो ये सबसे बड़ी, इससे छोटी ये, इससे छोटी ये, इस प्रकार किया था। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 115 है, ये कह रहा है प्रोजेक्ट विधि से कौन सा नियम संबंधित नहीं है। आप देखेंगे तो इसमें आनुवंशिकता का नियम संबंधित नहीं होगा, क्योंकि जब ये प्रोजेक्ट मेथड की बात करते हैं, जैसे प्रोजेक्ट विधि या प्रायोजन विधि बोलते हैं, तो थॉर्नडाइक के जो आपके मुख्य नियम है ना, तो उन्हीं पर ये आधारित है, जिसमें आपके तत्परता हो, अभ्यास हो, प्रभाव हो, ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो हम कहेंगे ये तीनों तो रखती हैं, लेकिन थॉर्नडाइक आनुवंशिकता से कोई संबंध नहीं होगा। प्रायोजन पद्धति में बालक सीखता है, कैसे सीखता है, तो हम ये कहेंगे आर्थिक क्रिया के द्वारा, शारीरिक एवं मानसिक क्रिया के द्वारा, प्रयोग द्वारा या अनुसंधान द्वारा। ओवरऑल देखें तो हम तो ये कहेंगे शारीरिक और मानसिक क्रियाओं के द्वारा। प्रोजेक्ट विधि में एक शिक्षक की भूमिका होती है, तो यहाँ पे दे रखा है फैसिलिटेटर, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, यही टर्म यूज करना, नहीं तो मार्गदर्शक, परामर्शदाता, कन्फ्यूजन होगा। फैसिलिटेटर याद रखना, शिक्षक बस एकमात्र फैसिलिटेटर ही होता है, चाहे वो आपकी शिक्षा नीति हो उसमें भी यही बात रखी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, अब इसमें देखिएगा मैंने तो 2 नंबर ऑप्शन लगा दिया था, लेकिन अभी देखिएगा इसमें अब ये कूट भी दे रखे हैं। अब बताइएगा इसमें से क्या होगा। अगर इन सभी में से अगर पूछा जाए कि सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, तब तो 2 नंबर पे जाना है। अगर इनके अलावा कूट दे करके कहा जाए तो कूट में तो आपको फिर अपनी पसंद नहीं, तो जो एग्जामिनर ने पूछा है उसकी पसंद का आंसर देना है। ठीक है, यानी वो चाह रहा है उसे देना है। जैसे मैंने बता दिया था, एक तो बी होगा, बी मोस्टली सभी ऑप्शनों में अगर ध्यान से देखें तो बी ऑप्शन है वो सभी में ऐड है, जैसे अब ए हो, बी हो, सी हो, डी। ठीक है, तो हम ये कहेंगे एक तो मार्गदर्शक होते हैं, ठीक है, यानी जो फैसिलिटेटर, और परामर्शदाता भी हो जाएंगे, एडवाइजर, और सहयोगी भी हो जाएंगे, को वर्कर। तो हम कहेंगे बी सी डी, ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा, यानी 3 हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी सी डी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। और अगर इन चारों में से बेस्ट पूछे तब फिर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 118 है, प्रायोजन को पूर्ण करने के सोपानों को व्यवस्थित क्रम में नीचे दिया जा रहा है। तो आप बताइएगा पहला स्टेप कौन सा आएगा, सेकंड कौन सा। पहले हम करेंगे परिस्थिति देना, यानी परिस्थिति उत्पन्न करेंगे। परिस्थिति देने के बाद है फिर प्रायोजन का चयन करेंगे, फिर योजना बनाएंगे, योजना बनाने के बाद है फिर क्रियान्वयन करेंगे, लास्ट में जाके निर्णय करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रोजेक्ट एक समस्यात्मक कार्य, बस इतनी लाइन याद रखिएगा, स्टीवन पे लगा जाइएगा। ठीक है, यानी ये स्टेटमेंट है स्टीवन से संबंधित है। ये कह रहा है क्रिपैटिक के अनुसार निम्न में से कौन सा एक प्रोजेक्ट का प्रकार नहीं है, तो इसको सुनो छोड़ रहे हैं क्योंकि मालूम नहीं है इसकी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, सूक्ष्म शिक्षण उपागम के उद्देश्य एवं लक्ष्य होता है। तो माइक्रो टीचिंग का उद्देश्य और आपको लक्ष्य बताना है, तो हम कहेंगे जो शिक्षक होंगे और जो सीखने वाले शिक्षार्थी होंगे के व्यवहार में परिवर्तन लाना होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो है 122 नंबर, इसमें कह रहा है कि वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान है किस स्तर पर दे देना चाहिए, तो वो प्राइमरी लेवल पर दे देना चाहिए। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अनौपचारिक अभिव्यक्ति होगी इसमें से, तो ये सभी है ना, ये औपचारिक हैं, तो इनमें से कोई नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 125 है, वो कुछ इस प्रकार पूछा है आपसे। इसमें पूछ रहा है आपसे कि F.G. फ्रेंच ने कह सकते हैं संरचनात्मक उपागम की शिक्षण का कौन सा सिद्धांत नहीं दिया था। अगर आप इन्हें ध्यान से देखेंगे तो उन्होंने तर्क शक्ति और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो, इस प्रकार का कोई भी सिद्धांत नहीं दिया था। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। जानकारी के लिए बता दूं, ये रीट कह सकते हैं, अब ये नहीं मालूम है 2022 वाली भर्ती में पूछा है या 21 वाली में या 23 वाली में, 23 का मतलब पात्रता में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कि पाठ्य सामग्री के केंद्रीय भाव तक पहुंचने के लिए अधिक सामग्री कम समय में पढ़ने के लिए किस प्रकार के वाचन का उपयोग करना चाहिए, तो वो होगा द्रुत मौन वाचन। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 131 नंबर, बोलना मनुष्य को पूर्णता तक पहुंचाता है लेकिन लिखना आदमी को परम शुद्ध बनाता है। ये लेखन कौशल के संबंध में यह कथन किससे संबंधित है। हालांकि देखा जाए ये रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये व्याकरण का स्टेटमेंट हो जाएगा। भाषा सीखने का स्वाभाविक क्रम क्या होता है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, यही LSRW क्रम होता है। किसी आदर्श लिखावट का जैसा का तैसा अनुकरण करना उसे अनुलेख कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण में लेखन कौशल के विकास से संबंधित अधिक सहायक क्या होगा,
अगर आप देखें तो इसमें होगी वर्ड प्रोसेसिंग कार्यक्रम। नेक्स्ट देखिएगा, किस विकल्प में बहुवचन शब्द नहीं है, तो वो वर्षा हो जाएगा। बाकी सभी चाहे भाग्य हो, दर्शन हो, सो ये सभी बहुवचन होंगे। ऋषि निबंध लिखता था, अब देखिए इसमें अपूर्ण भूतकाल होगा नहीं, क्योंकि इसमें तो आएगा राहत आ रही थी, तो इस वजह से घट गया। सामान्य भूतकाल में होता है जैसे राम स्कूल गया, राम स्कूल गया। अगर इस प्रकार का सेंटेंस होता तो वो अच्छा सिंपल, और कह सकते हैं पास्ट में, या कह सकते हैं सामान्य भूतकाल में, तो ये भी नहीं है। अब देखो पूर्ण भूतकाल होते हैं, उनमें यही पहचान होती है जिनके हिंदी के अंत में था तीते आते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और है, इसमें ता भी लगा है, लिखता था, तो ये आसन भूतकाल भी हो सकता है, पूर्ण भूतकाल भी। अब देखो, अब मेरे अनुसार तो इसका राइट आंसर ऋषि निबंध लिखता था, यानी पुरानी बात है, तो ये पूर्ण भूतकाल हो सकता है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब ये इंग्लिश के क्वेश्चन है, कुछ देख लीजिएगा। जैसे 144 है, ये कह रहा है ही फिल इन द ब्लैंक्स इन दिल्ली फॉर 5 ईयर बिफोर मूविंग टू मुंबई। तो हम ये कहेंगे कि क्या कहेंगे, इसमें से आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हेड लिव्ड, ठीक है यहाँ पे। नेक्स्ट है व्हेन आई सो अमित यस्टरडे ही फिल इन द ब्लैंक फॉर दिस बस, तो हम ये कहेंगे वाज वेटिंग। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। एक द प्राइम मिनिस्टर विल बी एड्रेस, यानी एड्रेस एज द नेशन आफ्टर द बिल रिटर्न फ्रॉम द समिट, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ये कह रहा है चू द क्या है, चू द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम्स या फ्रेज, जैसे नीडल इन ए हैशटैग, इसका मतलब बताना है क्या है। इसका मतलब हो जाएगा जैसे समथिंग डिफिकल्ट टू लोकेट। ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148 देखिएगा, चू द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज को फ्रेज दे रखी है कि ऑन क्लाउड 9, इसका मतलब होगा ये हो जाएगा ब्लिसफुल और एक्सट्रीमली हैप्पी। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। वही है फिर से वंस इन ए ब्लू मून, इसकी फ्रेज का बताना है आपको, मीन्स किस संदर्भ में लिया गया है, तो ये लिया गया है दैट हैपन वेरी रेयरली, या रेयरली बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। लास्ट है चू द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज दे रखी है सो वंस ट्रू कलर, तो ओवरऑल देखें तो इसका सेंस निकल गया है द रिवेल वंस ट्रू नेचर और करेक्टर। ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने 150 क्वेश्चन करने की कोशिश की है। हालांकि इसमें से कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़े भी हैं जिनके आंसर नहीं मालूम थे, ठीक है। बाकी है, अगर किसी क्वेश्चन को लेकर डाउट है तो कमेंट में बता देना, इस प्रकार के क्वेश्चन बने हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्य का राज्यपाल फिल इन द ब्लैंक्स होता है, तो ये हमेशा ही आपके राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये आर्टिकल नंबर 155 के में ये बात कही गई है। इनके अलावा और भी आर्टिकल याद रख सकते हैं। रीट जो लेवल फर्स्ट, इससे पहले जो एग्जाम हुआ था फरवरी 2023 में, तो उसमें राज्यपाल से संबंधित एक क्वेश्चन बनाता है हर एक शिफ्ट में, चाहे वो उसकी नियुक्ति, शर्तें, पदावधि, अध्यादेश जारी या अन्य चीज़ें भी जो भी संबंधित आर्टिकल होते हैं वो पूछे गए थे। अगर ध्यान दिया हो तो प्रीवियस के क्वेश्चन देखे हो तो इनके स्टार्ट होते हैं 153 से। 153 में आर्टिकल में कहा गया है कि राज्यपाल के पद के बारे में, ठीक है। 154 में कहा गया है इसके शक्तियों के बारे में, या शक्ति बोल सकते हैं। और 155 में तो ये बात हो गई जो कि राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। बाकी 156 नंबर हो जाएगा, ये संबंधित हो जाएगा टाइम पीरियड, कितनी अवधि तक रहेंगे, तो उससे संबंधित। और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं, यानी वो चाहे तब तक। फिर 157 में फिर इसकी योग्यता की बात की जाती है, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए बनने के लिए। योग्यता के बाद फिर 158 में आता है इनकी शर्तें, क्या कहें, ठीक है। 159 में आता है इनका कह सकते हैं शपथ, ठीक है। और कोई चीज़ बची है, एक अध्यादेश और इनसे संबंधित होता है, तो वो अनुच्छेद नंबर कह सकते हैं 213 है, अध्यादेश से संबंधित अध्यादेश। तो ये चीज़ ध्यान रखना। बस बाकी तो पूछा और भी जा सकते हैं कि मतलब एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल हो सकते हैं, जैसे हरियाणा और चंडीगढ़ का होता है। और भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मोस्टली तो यही क्वेश्चन बना था जो 3rd ग्रेड मेंस हुई थी आपकी फरवरी 2023 में, इसी प्रकार के क्वेश्चन थे, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि विधायकों की अयोग्यता से संबंधित विवादों का निर्णय राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत करता है, तो ये करता है 192, यानी ऐसे बोल सकते हैं 192 अनुच्छेद के थ्रू। सही है ना, बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अनुच्छेद 267 के तहत राज्य की आकस्मिक निधि किसके अधीन होती है, राज्य की पूछ रहा है ये, ठीक है। राज्य की तो निश्चित तौर से राज्यपाल के प्रति होगी ना, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है श्री गुरुमुख
निहाल सिंह को कब राजस्थान के पहले राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था? तो वो हो जाएगा 1 नवंबर 1956 को, क्योंकि इसी में ही आपका सातवें नंबर का एकीकरण हुआ था। तो उसमें सभी कह सकते हैं जो भी इससे पहले इसका पद का नाम हुआ करता था महाप्रमुख हुआ करता था, उसी का नाम है फिर राज्यपाल कर दिया गया 1 नवंबर 1956 में। यही बने थे गुरुमुख निहाल सिंह, और ये 1962 तक रहे थे। नेक्स्ट देखिएगा कि अनुच्छेद 158(3) के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल होता है, तो उसको दी देने वाली उपलब्धि और भत्ते किसके द्वारा? तय मानकों के हिसाब के द्वारा राज्यपाल प्रदान करता है। तो ये फिर करेगा आपके कह सकते हैं राष्ट्रपति के थ्रू, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के प्रावधानों अनुसार राजस्थान के मुख्यमंत्री सहित अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? तो जो भी विधानसभा सीटें होती हैं उनका 15% निकाल लीजिएगा, तो करीबन 30 निकल के आएंगे, 15 दूनी 30, तो अधिकतम 30 होंगे। इसमें भी मुख्यमंत्री इंक्लूड होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? और ये भी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाते हैं इस प्रकार के। तो ये संबंधित हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 167। सही है ना? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, एक है राजस्थान में सर्वाधिक अवधि तक पद धारण करने वाले मुख्यमंत्री कौन हैं? तो वो एकमात्र हैं मोहनलाल सुखाड़िया, जो बने थे 1954 से लेकर, और ये बने थे 1971 तक, 71 तक बने थे, ठीक है। तो निश्चित तौर से ये इन्होंने 4 कार्यकाल कर लिए थे, उनमें कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन 1954 से लेकर 71 तक यही रहे थे। और इन्हीं के काल में ये ध्यान रखना राष्ट्रपति शासन पहली बार लगा था। तो बस एक ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और कौन से मुख्यमंत्री थे? वो थे मोहनलाल सुखाड़िया, जब राष्ट्रपति शासन लगा था। और इन्हीं के दौरान 1962 का भारत चीनी युद्ध हुआ था, और इन्हीं के दौरान कह सकते हैं इसी समय काल के दौरान है 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ था। तो निश्चित तौर से ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, वर्तमान मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा व्यक्तिगत कौन से मुख्यमंत्री होंगे? अगर व्यक्तिगत तौर की बात की जाती है, तो व्यक्तिगत तौर पर बात की जाती है तो ये 14वें नंबर के हो जाएंगे। और अगर क्रमांक के आधार पर कि अब तक कितने मुख्यमंत्री क्रमांक के, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे, तो फिर ये 26 नंबर पे आते हैं, ठीक है। व्यक्तिगत 14 और क्रमांक के आधार पर 26 नंबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान की प्रथम विधानसभा में कुल कह सकते हैं विधानसभा की कुल संख्या कितनी थी? सीटों की बात कर रहे हैं। जैसे वर्तमान में 200 है, तो शुरुआत में कितनी थी? तो शुरुआत में 160 थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि राज्य विधानसभा के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिएगा। अगर आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो हम ये कहेंगे जैसे कि विधानमंडल के सदस्यों का निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, ये बात तो सही है। इनका निर्वाचन फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से खुली मतदान प्रणाली से होता है, ये बड़ा गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये कह रहा है राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? जो राजस्थानी के मुख्यमंत्री भी रहे थे, यानी पहले तो विधानसभा के अध्यक्ष रहे थे फिर मुख्यमंत्री बन गए थे, ऐसे कह रहा है। ये दोनों ही पदों पर रहते, ऐसे बोल सकते हैं। तो इनमें से हो जाएंगे कह सकते हैं हीरालाल दीपरा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अनुच्छेद 174 के अनुसार विधानमंडलों के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? तो ये हो सकता है आपके 6 माह का। अब देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है, राज्य विधानमंडल के संदर्भ में सूची फर्स्ट और सेकंड दी रही है, अब मिलान कीजिए। एक तरफ तो प्रावधान है और एक अनुच्छेद है। तो हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे कि सदस्यों का कार्यकाल विधानमंडल में कितना होता है? ये अनुच्छेद किस में लिखा हुआ है? ये अनुच्छेद हो जाएगा आपके 172 से संबंधित। सदस्यों की योग्यता की बात की जाती है तो ये 73 में हो जाएगा। शपथ की बात की जाती है तो ये संबंधित हो जाएगी 188 से। और सदस्यों की अयोग्यता की बात की जाती है तो ये हो जाएगा 191। इस प्रकार यानी पहले का हमने मिलाया था चौथा, और दूसरे का मिलाया था तीसरा, और तीसरे का मिलाया था पहला, और चौथे का मिलाया था दूसरा। तो इस प्रकार जो भी ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा, यानी हम ये कह सकते हैं इसका 3 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अब ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान विधानसभा की लोक लेखा समिति का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसके टीकाराम जूली हो जाएंगे ना, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 है, राजस्थान की किस विधानसभा चुनाव में पहली बार नोटा का प्रयोग किया गया था? तो ये 14वीं विधानसभा में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि ये कह रहा है कि निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्चतम न्यायालय प्रावधान किया गया है? और ये मिलता है आपको हरियाणा और चंडीगढ़ में देखने को मिलेगा ऐसा
कि मतलब उसमें एक ही आपका कह सकते हैं हाई कोर्ट है, ठीक है, दोनों का। तो सॉरी, हरियाणा चंडीगढ़ नहीं, हरियाणा और पंजाब का। चंडीगढ़ तो ये राजधानी हो जाएगी, इसे छोड़िएगा। हम ये कहेंगे कि हरियाणा और पंजाब का, इनका दोनों का ही एक ही हाई कोर्ट होता है। तो ये किस संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन के थ्रू, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कि राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो पहले के वर्मा हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अब ये कह रहा है राजस्थान उच्च न्यायालय के अधीन कुल कितने न्यायिक पद होते हैं? तो वो हो जाएंगे 36। नेक्स्ट देखिए, असत्य कथन पहचानिएगा। अगर आप देखें, जैसे राजस्थान शासन सचिवालय का एकीकरण 13 अप्रैल 1949 के अस्तित्व में आया। राज्य के मुख्य सचिव अवशिष्ट वसीयतदार होते हैं और मुख्य सचिव का चयन मुख्यमंत्री राज्य का मुख्यमंत्री करता है, ऐसे बोल सकते हैं। और बाकी है, राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव है वो शिखर अग्रवाल है। शिखर अग्रवाल नहीं है, यहाँ पर होगा आपका सुधांशु पंत है, सुधांशु पंत। तो इस प्रकार ये वाला ऑप्शन गलत है। हमें क्या पूछा था? असत्य, तो ऑप्शन नंबर 4 ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान के सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य सचिव कौन से हैं? तो इनमें से हो जाएंगे भगत सिंह मेहता, ये शायद मोहन मुखर्जी हो जाएंगे, नहीं, भगत सिंह मेहता हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, आपदा प्रबंध अधिनियम 2005 के किस धारा के अनुसार राज्य सरकार द्वारा जिला कलेक्टर को जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार या प्राधिकरण का अध्यक्ष निर्धारित करता है? ये धारा नंबर किस में बात कही गई है? ये कही गई है 25 में। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान पुलिस सेवा गठन कब हुआ था? ये संबंधित हो जाएगा आपके 1951। विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव अधिकारी कौन होता है इसमें से? तो वो हो जाएगा उपखंड अधिकारी। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 25, देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? ये संबंधित हो जाएगी आपकी 2 अक्टूबर 1959। नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में पंचायती राज संस्थाओं हेतु उपबंध किए गए थे? तो ये किस आर्टिकल में बात कही गई है? ये कही गई है आपके 73वें संविधान संशोधन द्वारा। ये कह रहा है ग्राम सभा की बैठक में गण पूर्ति होती है तो कम से कम होनी चाहिए 1/10, यानी कुल सदस्यों का 10वां भाग। सही है ना? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अब है 28 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में वर्तमान में कुल कितने नगर हैं? ये नगर निगम में ये बोल सकते हैं, और ये हो जाएंगे आपके शायद 13 ही है ना अभी, तो 13 ही हो जाएंगे। भारतीय संविधान को कौन सा अनुच्छेद नगर पालिका की संरचना से संबंधित है? वो हो जाएगा 243 आर। नेक्स्ट देखिएगा कि राजस्थान लोक सेवा आयोग में वर्तमान अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य हैं? तो आप भी जानते हो 10+1, तो 11 हो गए वर्तमान में, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है राजस्थान का कौन सा जिला है जहाँ से 80 से 90 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? तो नीचे वाले जिले हो जाएंगे। नीचे में चाहे वो आपका प्रतापगढ़ हो, बांसवाड़ा हो या झालावाड़ हो, ये तीनों ही क्रम में आते हैं, यानी नीचे की साइड आते हैं जो MP से सीमा लगती है। तो निश्चित तौर से हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे, निश्चित तौर से ये कहेंगे कि ये प्रतापगढ़ हो जाएगा। और ध्यान रखना, प्रतापगढ़ की सीमा है ये तो लगती है MP से, और लेकिन बांसवाड़ा इसके साइड में है ना, तो उसकी सीमा लगती है MP और आपके गुजरात से, दोनों से लगती है। बाकी है, अरे गुजरात से सही है, गुजरात से लगती है, और झालावाड़ की तो MP से लगती है, और इसकी जो औसत वर्षा है वो इसी से संबंधित हो जाएगी, यानी प्रतापगढ़ से। नेक्स्ट देखिएगा कि दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में प्राप्त औसत वर्षा की मात्रा के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में कौन सा सही ढंग से अवरोही क्रम में व्यवस्थित है? अवरोही का मतलब है वहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, इस प्रकार है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून की बात कर रहा है तो इसमें हो जाएगा धौलपुर, दौसा और झुंझुनू, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 33। इसमें पूछा गया है आपसे कि राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला है, कौन सा जिला युग्म है जो स्टेपी जलवायु परिस्थितियों से संबंधित नहीं है? स्टेपी से संबंधित नहीं है इसमें से, वो बताना है। और हालांकि देखा जाए इनमें से स्टेपी जलवायु परिस्थिति से संबंधित नहीं है। और देखिएगा, जब भी हम जलवायु पढ़ते हैं तो हमने देखा है, जैसे राजस्थान का ये मानचित्र है, और इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट सा हो रहा है, ठीक है। तो इधर की साइड का जो भाग होता है ना, ये वाला, तो इसे स्टेपीज में ही रखते हैं हम, यानी उसमें जयपुर आता है, अलवर भी आता है, ठीक है। तो देखिएगा इसमें सिरोही आ रहा है तो सिरोही है, और जालौर है, ये तो यहाँ पे आते हैं,
ये जालो जहाँ पे हो जाएगा, सिरोही यहाँ पे हो जाएगा, तो यही नहीं होंगे। बाकी पाली नागौर ये यहाँ पे आ जाएंगे, नागौर यहाँ पे आ जाएगा, पाली यहाँ पे आ जाएगा, जोधपुर झुंझुनू, जोधपुर यहाँ पे आ जाएगा, झुंझुनू यहाँ पे आ जाएगा, और अलवर जयपुर अलवर। इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, ठीक है। एक बार देख लेना जलवायु वाले टॉपिक है। ये कह रहा है कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जिलों का युग उष्ण आर्द्र प्रदेश के में सम्मिलित किया जाता है। उष्ण और आर्द्र तो ये संबंधित हो जाएंगे, एक तो आपके प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। ऑप्शन नंबर इसमें 4 सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के आधार पर निम्न में से असुमेलित है उसे युग्म को पहचानिए। जैसे ये वर्णों का अक्षर दे रखा है, यानी वर्णाक्षर, ये क्रम दे रखे हैं कि ई का मतलब क्या है, एस का मतलब डब्ल्यू, ये इसके अर्थ बताने। जैसे ई का मतलब होता है उष्ण यानी हॉट, ह्यूमिड बोल सकते हैं। एस का मतलब होता है शीत शुष्क, यही गलत है, इसका मतलब ये नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, इसे बोलेंगे इंग्लिश में कहें तो समर ड्राई। समर ड्राई का मतलब होता है, और अगर हिंदी में क्या बोलेंगे, ग्रीष्मकालीन शुष्क, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है ना। एस का मतलब ग्रीष्मकालीन शुष्क बोल सकते हैं। इंग्लिश में बात करें तो समर ड्राई बोलते हैं। बाकी डब्ल्यू का मतलब होता है पूर्ण शुष्क, जिसे बोलते हैं कंप्लीट ड्राई। और जी का मतलब होता है गंगा तुल्य जलवायु, जिसे गंगा लाइक क्लाइमेट बोलेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 गलत है, बाकी सभी सही थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, कथनों पर विचार कीजिएगा और बताइएगा कि ये कथन दोनों किसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा इस प्रदेश की पूर्वी सीमा पर स्थित है। इस प्रदेश में वार्षिक तापमान अधिक रहता है। ये विशेषता है कौन से प्रदेश को वर्णित करती है। ये कहीं ना कहीं आपने देखे ध्यान से, तो ये बात कर रहा है पश्चिमी राजस्थान की बात, यानी मरुस्थल की। तो नीचे तौर से शुष्क जलवायु प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, एक आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राज्य में 1 जून से 30 सितंबर 2024 तक की समयावधि में जो वास्तविक वर्षा दर्ज की गई है वो कितनी थी। 2024 पहुँची, 25 की बात कर रहा है ये, 25 में तो अभी वर्तमान में चल रही है, तो 24 की बात कर रहा है ये। तो ये की गई है करीबन 66.24 सेंटीमीटर औसतन वर्षा दर्ज की गई है 2024-25 में। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में मानसून प्रत्यावर्तन ऋतु के संदर्भ में असत्य कथन बताइएगा। एक तरह से लौटते मानसून की बात कर रहा है ना, ये प्रत्यावर्तन ऋतु के संदर्भ में असत्य कथन बताइएगा। यह प्रक्रिया शरद ऋतु के दौरान होती है। यह ऋतु में राज्य में वर्षा नहीं होती है। इस समय मानसून हवाओं की आर्द्रता चरमोत्कर्ष पर होती है। इस समय हवाएं शांत व अत्यंत परिवर्तनशील होती हैं। हमें असत्य बताना था, इसमें से 3 नंबर है वो असत्य हो जाएगा। हवाओं की आर्द्रता है वो चरमोत्कर्ष होती है, ये वाला कथन हो जाएगा गलत, बाकी सभी सही थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, इसमें पूछा है थॉर्नवेट। हालांकि हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो आपने बुकों में देखा हुआ, थॉर्नवेट नहीं बोलते, इसे थॉर्नवर्ट बोलते हैं या थॉर्नवेट बोल देते हैं। ये कह रहा है थॉर्नवेट के अनुसार जो भी छायांकित भाग दे रखा है इसमें जलवायु प्रदर्शित की गई है। तो बताइए ये वाला क्षेत्र कौन सा कहलाता है। तो ये नीचे वाला क्षेत्र है ना, इसे हम बोलते हैं CAW। किसके अनुसार, थॉर्नवेट के अनुसार, थॉर्नवेट के अनुसार। अब देखो ये मत कहना ऊपर था लग रहा है, ये ऐसे ही लिखते हैं बुकों में, बहुत सारी देखा होगा लेगा। ये तो थॉर्नवेट के अनुसार है। अगर इसे ही हम कोपेन के अनुसार पूछे तो कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार इसी वाले क्षेत्र को, तो फिर इसे हम बोलते हैं EW। तो ये ध्यान रखना। तो हमें तो थॉर्नवेट का पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट देखिएगा कि राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा में सहायक होती हैं, तो वो पछुआ पवन होते हैं जिन्हें पश्चिमी विक्षोभ, सही है ना, पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं हवाएं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से राजस्थान का न्यूनतम वर्षा परिवर्तनशील जिला कौन सा है। ये कह रहा है न्यूनतम वर्षा परिवर्तनशील वाला जिला कौन सा है। तो इसमें से हो जाएगा राइट आंसर, सही हो जाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। वो अधिकतम पूछता, ये तो अधिकतम है, तापांतर में अंतर, ये हो जाएगा न्यूनतम। तो ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ये कह रहा है कि BSHW राजस्थान के जलवायु प्रदेश को प्रतिनिधित्व करता है। किसकी बात कर रहा है, ये कह रहा है BSHW। अब ये बात कही जाए तो ये किसे संबंधित है, तो ये हो जाएगा BSHW, कैपिटल B, कैपिटल S, स्मॉल h और स्मॉल w। तो ये अर्ध शुष्क क्षेत्रों को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। और 43 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार पूछा है आपसे, अगर आप देख पा रहे होंगे कि ये कह रहा है दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में किस क्षेत्र में पहले आता है। तो ये आएगा आपके सबसे पहले, तो ये नीचे की साइड से ही आएगा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में पहले आएगा।
ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान में होने वाली कुल वर्षा का कितना अंश जुलाई से सितंबर के मध्य में होता है। तो मोस्टली तो मानसून यही होते हैं बरसात के वाले, जुलाई से लेकर सितंबर के मध्य में। तो हम कहेंगे 90 से 95% हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान में उच्च वायु तीव्रता से न्यूनतम नुकसान वाले जिलों का उपयुक्त समुच्चय कौन सा है। चाहे उच्च वायु तीव्रता से न्यूनतम नुकसान होने वाले इसमें से जिले का युग बताना है, तो ये संबंधित हो जाएगा डूंगरपुर और बांसवाड़ा। राजस्थान में जनवरी माह में जैसलमेर से गुजरने वाली वायुदाब रेखा कितनी है, वो हो जाएगी 1018 मिलीबार से अधिक। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है कि राजस्थान के मानसून के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अगर आप इन चारों को देखें, हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे, अगर सभी ऑप्शनों को पढ़ेंगे तो कि राज्य में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की परिवर्तनशीलता कम होती जाती है। ये वाला स्टेटमेंट गलत है, बाकी सभी सही थे। जैसे राज्य में अरावली बंगाल की खाड़ी के शाखा मार्ग में अवरोधक है, और राज्य में अरब सागरी बंगाल की खाड़ी की शाखा की तुलना में अत्यंत कम वर्षा होती है, और राज्य में मानसून सामान्यतः मध्य जून में प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 है। नेक्स्ट देख लीजिएगा, ये कह रहा है कि राजस्थान में पूर्वी भाग की तुलना में पश्चिमी भाग में जलवायु की चरम सीमाएं होती हैं। पूर्वी की तुलना में पश्चिमी भाग में जलवायु की चरम सीमाएं होती हैं, तो ये संबंधित हो जाएंगी आपकी उच्चतर हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 49 है, कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा सुमेलित होगा। अगर आप देखें तो ये तो गलत है, ये डी नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि EW है वो नीचे की साइड ही होता है, और नीचे की साइड में यही आते हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, इस प्रकार ये क्रम है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि निम्नलिखित में से राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापांतर वाले माह का उपयुक्त योग बताइएगा, जिसमें न्यूनतम तापांतर देखा जाता हूँ। ये कह रहा है कि न्यूनतम दैनिक तापांतर माह उपयुक्त कौन सा होगा। ये संबंधित हो जाएगा जुलाई से लेकर अगस्त के मध्य। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। एक राजस्थान में कम वर्षा होने का प्रमुख कारण क्या होता है। अगर इनमें सभी को देखें तो हम ये कहेंगे कि अरावली का जो भी मानसूनी हवाओं के समांतर स्थित होना। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कि कथन स्पष्ट और इसका कारण दे रखा है, जैसे दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी राजस्थान बंगाल की खाड़ी की शाखा के बहुत कम वर्षा प्राप्त करता है। इसका रीजन दे रखा है, बंगाल की खाड़ी की शाखा अरावली के बिल्कुल समानांतर स्थित है। हम ये कहेंगे दोनों ही असत्य हैं। ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, एक राजस्थान के कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक लो अयस्क उत्पादित किया जाता है। पर्टिकुलर दिशा का पूछा है ये क्वेश्चन, यानी कौन सी दिशा में होती है, तो ये हो जाएगी आपके उत्तर पूर्व में। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। राजस्थान के बजट 2025-26 के प्रावधानों के अंदर निम्नलिखित में से किस स्थान पर इंस्टीट्यूट ऑफ द माइंस की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। तो ये संबंधित हो जाएगी आपके उदयपुर। तांबे की खानें जैसे सैनपरी और हनौतिया क्रम से स्थित है, ये किस जगह पर स्थित है, तो ये संबंधित है आपकी सैनपुरी हो जाएगी अलवर में, और जो हनौतिया है ये संबंधित हो जाएगी आपके अजमेर में। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। एक है बाड़खा, घूंगा, कसनऊ, किस खनिज की खाना है ये संबंधित हो जाएंगी आपकी कोयला से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट है जो 57 नंबर है। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया, कथनों पर विचार कीजिए, ये कथन दे रखे हैं, इनमें से कौन से सही है वो बताने हैं। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये कह रहा है कि जैसे कि अजमेर ज़िले में फेल्स पार्क के भंडार हैं, ये बात तो सही है। सेकंड है अलवर, बाड़मेर और आपके भीलवाड़ा में रॉक फॉस्फेट के भंडार हैं, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। बाकी देखिए सरादीपुरा, सीकर पायराइट खनन क्षेत्र है, तो हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे कि 1 और 3 सही है। जो 2 नंबर ऑप्शन है ना ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कि सूची फर्स्ट और सेकंड को मिलान कीजिएगा। जैसे खनिज क्षेत्र दे रखे, वो खनिज दे रखे और दूसरी साइड दे रखे उस क्षेत्र में पाए जाते हैं, उनके पर्टिकुलर नाम दे रखा है। तो जैसे कैल्साइट है, ये कहाँ पे पाया जाता है या किन खनन क्षेत्र में पाया जाता है, उनके पर्टिकुलर नाम के अनुसार मिलान करना है। तो ये मिलाया जाता है, ये मिलता है आपका तीजा का बांस और बेल का पहाड़ पर। ठीक है, बेल का पहाड़ पर मिलता है क्या, कैल्साइट, सही है ना। बाकी ये बेराइट की बात करें तो ये संबंधित मिलती है आपकी सैनपुरी और जहर का खेड़ा। ठीक है, और इसके अलावा फ्लोराइट की बात करें तो फ्लोराइट मिलता है आपकी चौकली और चापोली में। और रॉक फॉस्फेट की बात की जाती है तो ये मिलता है आपकी बिरमानिया या पतियागढ़ में। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कौन सा राजस्थान में जिप्सम खनन क्षेत्र नहीं है।
अगर आप इसमें देखें तो पार की ढाड़ी है, ये आपका संबंधित नहीं होगा, सही है ना, कि राजमहल नहीं संबंधित होगा। तो इसमें होगा कि कौन सा जिप्सम खनन क्षेत्र नहीं है, तो राजमहल होगा इसमें, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जैसलमेर में प्राकृतिक गैस भंडार नहीं है। अगर आप देखें तो इसमें हो जाएगा, देखो डांडे वाला है, चीनी वाला टिप्पा है, कमली तार भी है, लेकिन रोहिल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि राजस्थान के संपूर्ण देश का, और ये कोड दे रखे हैं, यानी स्टेटमेंट फिर कोड दे रखे हैं, तो ये कह रहा है कि राजस्थान संपूर्ण देश का लगभग 22% अभ्रक उत्पादित करता है, ठीक है, और जो 7% सीसा, जस्ता व वोल्स्टेनाइट उत्पादित करता है, लगभग 90% से अधिक जिप्सम उत्पादित करता है। तो ये बात सही है। अभ्रक है वो राजस्थान के लगभग, यानी भारत का लगभग 22% राजस्थान से उत्पादित होता है, और जो सीसा है जैसे लेड बोलते हैं, और जस्ता है जैसे आप जिंक बोलते हैं, और वोल्स्टेनाइट, इन तीनों का 7% राजस्थान में उत्पादित किया जाता है। बाकी जो जिप्सम है इसका करीबन 90% उत्पादित किया जाता है राजस्थान के थ्रू। ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछे हुए हैं, चाहे वो RAS हो, चाहे आपकी कोई भी ग्रेड की टीचर की वैकेंसी हुई, ऑलरेडी पूछे हुए क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा कि औरना, देवपुरा तथा हटूड़ी खनन क्षेत्र कहाँ पर स्थित हैं, ये संबंधित हो जाएंगे आपके घिया पत्थर से संबंधित। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है राजस्थान खनिज संपदा के संदर्भ में इनमें से सत्य कथन नहीं है, वो चूज करना है। आप इन सभी ऑप्शनों को पढ़ लीजिएगा ध्यान से। ये कह रहा है कि राज्य वर्तमान में 58 प्रकार की खनिजों का खनन कर रहा है, ये बात सही है। राजस्थान देश में खनिज विविधता वाला राज्य है, ये भी बात सही है, कि सर्वाधिक खनिज विविधता वाला राज्य, सही है। अधात्विक खनिज उत्पादन की दृष्टि से राज्य दूसरे स्थान पर है, यानी अधात्विक खनिज उत्पादन की दृष्टि से राज्य दूसरे स्थान पर है, ये गलत है। राज्य में देश की लगभग कह सकते हैं 90% खाने स्थित हैं, तो ये भी बात सही है। यह 1, 2, 4 गलत हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा चूना पत्थर का खनन का क्षेत्र नहीं है। इसमें से ओवरऑल देखें आप ध्यान से, तो इसमें से जैसे लाखेरी है, बेसरा है, और सावला लोहारिया है, लेकिन नाथ की नेरी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें पूछा गया है राजस्थान में निम्नलिखित कौन सा खनन क्षेत्र डोलोमाइट का नहीं है। पर्टिकुलर इसमें देखा जाए तो ये हो जाएगा जो केसर देसर है ना, ये संबंधित नहीं है। बाकी सभी चाहे विट्ठल देव, बाजरा काबरा और गोरेला चांदा, ये सभी आपके डोलोमाइट से संबंधित क्षेत्र हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, एक तरफ दे रखी है आपको खराब, दूसरी तरफ चेतन। जैसे बात करें हम कि पन्ना है, ये आपके काला गुमान से संबंधित हो जाएगा। हीरे की बात करें तो ये आपके केसरपुरा से संबंधित हो जाएगा। तांबड़ा की बात करें, तांबड़ा संबंधित होगा सरवाड़ा से। पन्ना, ये पन्ना 2 बार आ गया, ये पन्ना 2 बार आ गया है। और फिर अब एक काम कीजिएगा, हमने देखो पन्ना पहले मिलाया था काला गुमान से, तो ये तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और फिर एक काम कीजिएगा, देखो पन्ना आपके काला गुमान में भी मिलता है और पन्ना आपके टिक्की में भी मिलता है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 सही है क्या? बिल्कुल सही है, एक ही सही हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि उदयपुर जिले से उत्पादित संगमरमर, जो संगमरमर है उसका एक प्रकार बताइएगा, जो आपके कहाँ पर उदयपुर से उत्पादित होती है उसका, तो उसका नाम हो जाएगा इसमें से डोलोमाइटिक, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये कह रहा है चंदेरिया स्थित जिंक स्मेल्टर संयंत्र संचालित है, किसके थ्रू है? चंदेरिया वाला, तो ये संबंधित हो जाएगा आपके कह सकते हैं हम वेदांत कंपनी के द्वारा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 69 है कि राजस्थान में लिग्नाइट भंडार कहाँ पर स्थित है। अगर राजस्थान में लिग्नाइट भंडार की बात की जाती है तो ये संबंधित हो जाएंगे आपके मोकला, माता शोक, पालाना, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इन्हें बताइएगा कि खनन क्षेत्र खनिज से संबंधित असुमिलित युग्मों की पहचान कीजिए। अगर आप इन सभी को ध्यान से देखें तो इसमें से जो आपकी गुज्जरवाड़ा है ये मैग्नीज से संबंधित नहीं है, बाकी आपकी अकबाली और सतसई ये तांबा सही है, जगपुरा भूकिया सोना ये सही है, बंजारा लक्ष्मी अभ्रक ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। राजस्थान खनिज नीति 2024 कब लागू की गई थी? तो ये लागू की गई थी आपकी 4 दिसंबर को। केओलिन के नाम से किसे जाना जाता है? इसे बोलते हैं चाइना क्ले मिट्टी, सही है ना, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में रागेश्वरी तथा मंगला तेल कुएं कहाँ पर हैं? तो ये हो जाएंगे आपके बाड़मेर और सातचौर बेसिन में, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा अधात्विक खनिज नहीं है, तो वो हो जाएगा टंगस्टन भी बोलेंगे, सही है। और इसे किसके द्वारा डिनोट किया जाता है? डब्ल्यू के द्वारा। नेक्स्ट देखिएगा, अब ये कह रहे हैं
कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर लाभकारी निकाय को खनन कार्यों से प्रभावित क्षेत्रों तथा व्यक्तियों के लिए हितों के लिए कार्य करता है, वो कौन सा इसमें से हम कहेंगे डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये कह रहा है 29 मई को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ और चौधरी ने फिल इन द ब्लैंक्स से राजस्थान में राज्य स्तर पर विकसित कृषि संकल्प अभियान शुभारंभ किया था। तो कौन सी जगह किया था ये पूछा है पर्टिकुलर इसमें, तो वो जगह हो जाएगी आपकी रलावता अजमेर से। नेक्स्ट देखिए 30 अप्रैल 2025 को राजस्थान सरकार द्वारा इलेक्ट्रोथेरेपी चिकित्सा पद्धति बोर्ड का गठन किया गया है। इस बोर्ड का सदस्य कौन नहीं था? अगर आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो वो आपके राजीव वर्मा नहीं थे, बाकी हेमंत सेठिया थे, कुलदीप कह सकते वर्मा थे और आपके गोविंद लाल सैनी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, राजस्थान के विधायकों के लिए विकास कार्यों की ऑनलाइन अनुशंसा प्रणाली लागू करने के हेतु राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कौन सा ऐप प्रारंभ किया गया है? तो ये संबंधित ऐप है वो हो जाएगा आपका ई वर्क मोबाइल ऐप। क्वेश्चन नंबर 79 है, 4 मई से 15 मई तक बिहार में आयोजित हुए 17वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स के संबंध में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन है इसमें से विचार कीजिएगा। अब इसमें सत्य कथन बताना था जो बिहार में हुए थे 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तो इसमें एक तो ये सही है, कौन सा वाला कि राजस्थान ने स्वर्ण पदक जीते थे वो 60 थे। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है यानी ए नंबर का कथन वो सही हो जाएगा। एक है तीसरा सी जो है ना वो सही हो जाएगा। राजस्थान ने सर्वाधिक जो पदक थे वो साइकिलिंग में जीते। तो हम ये कहेंगे क्या कहेंगे कि इसमें ऑप्शन नंबर फिर आपका 4 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें जो 4 नंबर ऑप्शन है ए और सी सही हो जाएंगे, बाकी जो 2 नंबर था ना ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा जो 80 नंबर क्वेश्चन है। 80 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार पूछा है आपसे कि नई दिल्ली में आयोजित 23वीं कुमार सुरेंद्र सिंह जो मेमोरियल राइफल शूटिंग चैंपियनशिप में जो मनिनी कौशिक ने किस स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता है? तो ये इन्होंने जीता है 5 मीटर राइफल प्रॉन में। तो ऑप्शन नंबर इसका पर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 है, राजस्थान के किस लोकसभा सदस्य को प्राइम फाउंडेशन द्वारा संसद रत्न अवार्ड 2025 प्रदान किया गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन मोस्टली आपके चाहे वो आगे 4th ग्रेड आने वाली वैकेंसी है पर वीडियो है इस प्रकार में पूछे जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीपी चौधरी पाली से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए, जो असंगत है यानी जो गलत है वो चूज करना है हमें इनमें से। ठीक है, तो जैसे कि इसमें दे रखा है देवनारायण कॉरिडोर भीलवाड़ा में, सही बात है। राजस्थान का तीसरा प्रधानमंत्री दिव्यांश केंद्र ओटावा खोला गया है। राजस्थान का पहला वंदे भारत जो मेंटेनेंस डिपो है ये जोधपुर में। जो भारत का पहला साइबर कह सकते हैं सपोर्ट सेंटर है वो भरतपुर में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा, यानी हमें गलत पूछा था तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिएगा। ये आपको 3 स्टेटमेंट है, इनमें से सही चूज करना है। ओवरऑल आप इसे ध्यान से देखें तो इसमें देखिएगा पहला ये दे रखा है कि इस योजना का उद्देश्य बीपीएल परिवारों को स्वरोजगार से जोड़कर गरीबी रेखा से ऊपर लाना है। तो ये वाला तो सही है। बाकी ये है ना कि इस योजना में जो फर्स्ट चरण था उसमें राजस्थान के 10,000 गांव चिन्हित किए गए। एक तो ये गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा कि 31,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो ये वाले दोनों ही कथन गलत थे, केवल 1 सही था। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा क्या? वो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा क्योंकि आपको इसमें सही बताना था। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कि 26 मई को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने फिल इन द ब्लैंक्स हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश फिल इन द ब्लैंक्स का तबादला राजस्थान के हाईकोर्ट में करने की सिफारिश की थी। तो उपयुक्त तरह के स्थान हेतु निम्नलिखित विकल्पों का सही चयन कीजिएगा। ये किसके बारे में कहा जा रहा है? तो ये संबंधित हो जाएगा आपके ऐसे कह सकते हैं जो 26 मई को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम कह सकते हैं कॉलेजियम ने मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, फिर उसके बाद होगी जस्टिस किया श्रीराम का तबादला राजस्थान हाईकोर्ट के रूप में सिफारिश पर किया था। तो इस प्रकार का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इस टाइम पे कौन है राजस्थान के, वो हो जाएंगे जस्टिस किया श्रीराम। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार पूछा है। ये कह रहा है कि इसमें से सही कथन नहीं है वो चूज करना है आपको। ठीक है, ये कह रहा है 25 मई को विधानसभा अध्यक्ष में जो अंता बारक से संबंधित है इनकी से विधायक हैं जो कंवरलाल मीणा की सदस्यता समाप्ति की घोषणा की है। और सेकंड कथन है कि नवंबर 2024 में हुए उपचुनावों का कंवरलाल मीणा भारत की आदिवासी पार्टी के विधायक चुने गए थे। अगर हमें इसमें से गलत ही चूज करना है ना, अगर सत्य नहीं है यानी असत्य बताना है,
अगर देखें तो इसमें हो जाएगा ये 2 नंबर है ना, ये असत्य है, जबकि ये वाला सही है। तो हम कहेंगे हमें गलत बताना था, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यानी 2 नंबर दे रखा है, ये भी वाला स्टेटमेंट ये गलत है, तो आंसर पे भी 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि राजस्थान की साहित्य का वीर गाथा काल कब से कब तक माना जाता है। तो ये साहित्य का वीर गाथा काल है, ये माना जाएगा कितना माना जाएगा, ये 1650 से लेकर 1850 माना जाएगा, समथिंग यही हुआ 1050 से 1450 के मध्य में। ओवरऑल देखें तो इसमें हो जाएगा फिर ये 2 नंबर हो जाएगा, 1050 से लेकर 1450 के मध्य में। ये आपका साहित्य का वीर गाथा काल कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 नंबर है कि राजस्थान साहित्य की ख्यात विधा के संबंध में सही कथन कौन सा है। ये दे रखे, ये कह रहा ख्यात वंशावली तथा जो भी प्रशस्ति होती है उसका लेखन का विस्तृत रूप होता है। यह ख्यातों का विस्तृत रूप 18वीं शताब्दी के अंत में बनना प्रारंभ हुआ था। अगर आप इन्हें ध्यान से देखें तो हम ये कहेंगे जो ऑप्शन नंबर 1 है वो, यह कह सकते हैं स्टेटमेंट नंबर 1 है वो तो सही है, और जो 2 है वो गलत है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 88 है, ये अगर राजस्थान साहित्य लेखन की ऐसी विधा है जिसमें नृत्य, गायन व अभिनय तीनों कलाओं का समावेश होता है, तो उसे क्या कहते हैं। तो जिसमें नृत्य भी है, गायन भी है और अभिनय भी है, तो ये तीनों हैं, ये आपके रास में संबंधित होती हैं। यानी रास होता है, जैसे ख्याति होती है उसी प्रकार रास होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर होता है इन सभी में। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रारंभिक कालीन लौकिक साहित्य की रचना नहीं है। यानी प्रारंभिक कालीन लौकिक साहित्य की रचना नहीं है इसमें से। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो वो हो जाएगी आपकी रणमल चंद, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगी। नेक्स्ट